हेलो एवरीवन। मैं शिवम भास्कर एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा कॉर्नर में। और हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि है डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द पावर ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री का जो पावर है वो किस किस फैक्टर पे डिटरमाइन करता है या डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको हम जानेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक ही था, क्या था टॉपिक हमारा? फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स बोला गया, तो मेजर पावर्स मतलब डिफरेंट कंट्री, कुछ कंट्रीज है जो मेजर पावर में, जैसे कि आपका यूके, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, चाइना, है ना। ये सब मेजर पावर है। तो ये इसको क्यों मेजर पावर बोला गया, किस कौन कौन सा जो फैक्टर्स है डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो मैं इसको हम जानेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशल बना गया है सेमेस्टर 6 वालों के लिए, ठीक है। जैसे कि इन सेमेस्टर 6 में आपका टॉपिक होगा फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और फिर BBMKU यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर DSC थर्ड में आता है, और VBU में आता है ये DSC 4A में। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट में आ सकता है, पर इन यूनिवर्सिटी में ये इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमें हमें सबसे पहले पता है कि हमें क्या, कि फॉरेन पॉलिसी होता क्या है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? किसी भी स्टेट का या किसी भी कंट्री का एक पॉलिसी, ठीक है, कि वो कैसे इंटरनेशनल रिलेशन को डील करता है, कैसे इंटरनेशनल ट्रेड को डील करता है, कैसे अपना नेशनल इंटीग्रिटी बचाने के लिए वो फॉरेन पॉलिसी को कोई पॉलिसी बनाता है ना। और फिर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट को कैसे फुलफिल करता है इन इंटरनेशनल फील्ड में, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले समझो कि पावरफुल कंट्री होता क्या है, ठीक है। A powerful country is one that wield significant influence and resources on global stage. This influence span various dimensions, including economic health marked by robust GDP, industrial capacity, and global economic impact. देखो समझो सबसे पहले बात, ठीक है। हम सिंपल वर्ड में बोले ना, तो पावरफुल कंट्री हम उसको बोलेंगे जिसका प्रभाव होगा दूसरे कंट्री पे, ठीक है। जो किसी कंट्री से बात मना सकता होगा, ठीक है। जिससे, ऐसा ही बोल सकते हैं, जिससे कोई कंट्री उससे डरे, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या तो उसका मतलब कोई भी उसका पॉलिसी ऐसा होगा कि वो किसी पे हावी हो सकता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि जिसका GDP अच्छा हो, जिसका इंडस्ट्रियल कैपेसिटी अच्छा हो, ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो किसी उसका, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, ठीक है। मतलब ये जितना सारा चीज़ है ये किसको दिखा रहा है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, ठीक है। और फिर क्या है, मिलिट्री पावर भी है इसका एक, कि मिलिट्री पावर अगर अच्छा रहा, ठीक है, तो वो हम पावरफुल कंट्री के अंदर डालेंगे उसको। तीनों चीज़, बहुत सारा चीज़ है, 3 4 चीज़ है, उसको सबको देखना होगा, ठीक है। देखो, military power is a crucial aspect reflecting a well-equipped and technological advanced defense force capable of international projection. Political influence involves active participation in global governance and shaping international policies. देखो समझो, जैसे पहले था ना, कि पहले ना एक एटम बम जो है, ठीक है, उसमें क्या था कि कितना ज़्यादा किसके पास परमाणु बम है, ठीक है, मतलब एटम बम किसके पास कितना ज़्यादा है, उस अनुसार से देखा जाता था कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अभी भी ऐसा देखा जाता है। और फिर क्या है कि अभी अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ जा रही है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मिलिट्री के फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट सबमरीन्स है, ठीक है। हर बार तैयार होता है न्यू न्यू, ठीक है। तो ये सब चीज़ को भी देख देख के क्या होता है कि कौन पावरफुल बन रहा है, कौन पावरफुल कंट्री है, ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंडिया भी अपने डिफेंस सिस्टम में बहुत खर्च करता है ना। A powerful country is often at the forefront of technological innovation, investing in research and development. ठीक है। अब देखो, पावरफुल कंट्री है तो वो अपने टेक्नोलॉजी में भी बहुत खर्च करता है, ठीक है। जापान हो गया, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हो गए, ठीक है। तो वो देखो, चाइना हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज क्या टेक्नोलॉजी पे खर्च करता है, ठीक है। तो वो पावरफुल कंट्री है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। सॉफ्ट पावर्स डेराइव फ्रॉम कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखो, सॉफ्ट पावर हम लोग बोलते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस को, डिप्लोमेसी को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कंट्रीब्यूट्स ऑन इट्स स्टैंडिंग। देखो समझो, सॉफ्ट पावर समझते हैं, ठीक है। ये पावरफुल हो गया। सॉफ्ट पावर मतलब सुन के ही लग रहा है ना कि ऐसा कि कोई, अरे थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई ऐसा कुछ
किसी दबाव वाला कार्य नहीं होगा, ये सॉफ्ट पावर होगा। क्या होगा, जैसे कि कल्चर का बात हो गया कि कहीं का कल्चर का इन्फ्लुएंस हर एक जगह है, ठीक है। जैसे कि अभी अभी देखो इंडियन कल्चर हर एक जगह फेल रहा है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री बन रहा है। पावरफुल कंट्री है, लेकिन बोल सकते हैं कि ऐसे बन रहा है, ठीक है, और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का देखो प्रभाव हर जगह है। वेस्टर्न कल्चर देखो हर जगह है, तो उसको ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, पावरफुल कंट्री ऐसा बोल सकते हैं ना। और फिर क्या है कि डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। देखो अभी क्या है कि हमारे साथ जो नौ सैनिक थे, ठीक है, उनको कतर के जेल में शायद ना, हाँ उनको वहाँ पे था। तो अभी क्या है, हमारा डिप्लोमेसी के कारण उनको हम छुड़ा के लेते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो होता है, ठीक है, सॉफ्ट पावर के यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उस वो चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर पॉलिटिकल लैंडस्केप से भी, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी। उसके बाद देखो, और कॉपरेशन करके इंटरनेशनल कॉपरेशन में मैंने समझाया था सॉफ्ट पावर में ना यही सब चीज़ आएगा। कल्चरल का इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेसी, फिर किसी को हम हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ किस में आता है, आपका सॉफ्ट पावर में। अब देखो रिसोर्स इंडोवमेंट एंड जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस एंड स्टेबल सोशल स्ट्रक्चर। देखो ये सब जितना पॉइंट है ना, इसको मैं जो ये फैक्टर्स डिटरमाइनिंग है ना, उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग एक एक करके जब देखते जाओगे ना, उसमें आपको समझ में आते जाएगा कि अच्छा ये बात हो रहा था ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, और वहाँ पे क्या होगा कि विद एग्जाम्पल आपको कंट्रीज़ का नेम होगा, ठीक है। क्योंकि मेजर पावर के बारे में पढ़ना, ये सेकेंड चैप्टर का आपका कोई टॉपिक है, ठीक है। मेजर पावर्स एंड इट्स डिटरमाइनिंग फैक्टर, ऐसे वैसे करके कुछ है टॉपिक। चलो देखो, अब देखते हैं हम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग पावर पावर ऑफ कंट्रीज को देख लेना। देखो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, जीडीपी से और पर कैपिटा इनकम से, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पर, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज ऑफन मेजर्ड बाय इट्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी, यूनाइटेड स्टेट पर लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है, रियल जीडीपी क्या होता है, दोनों डिफरेंट चीज़ें, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ठीक है। तो उस पर आपको जाना नहीं, सिंपल है, नॉमिनल जीडीपी क्या लार्जेस्ट है यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है। चाइना फॉलोज क्लोजली विद रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना का भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है, इन रिसेंट डिकेड्स। अब फिर हम देखते हैं क्या है यूके का, तो यूके विथ रिलेटिवली अ स्मॉल पॉपुलेशन, उसका बहुत ज़्यादा हाई कैपिटा इनकम है, ठीक है। हाई कैपिटा इनकम मतलब यहाँ पे हो गया कि सब कोई क्या है कि ज़्यादा पॉपुलेशन कम है, सॉरी पॉपुलेशन कम है, तो क्या हो रहा है, तो जब सारे लोग वहाँ पे क्या करेंगे, अर्निंग करेंगे, तो यहाँ क्या होगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ये होगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें, डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, बस ये कारण है पर कैपिटा इनकम को कि सब जन क्या होगा, पूरा कंट्री डेवलप होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा किया जाता है कि एक हम दो हमारे दो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। मतलब कि जितने कम चिल्ड्रन होंगे, क्या होगा, जितने कम बच्चे होंगे उस उतना क्या होगा, फ़ायदा होगा कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। ये चीज़ है। चलो यहाँ पे देखो यूनाइटेड किंगडम के, अब देखो मिलिट्री कैपेबिलिटी का बात करें तो कितना मिलिट्री पे स्पेंड करती है एक कंट्री, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितना है, ठीक है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मिलिट्री इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की फैक्टर डिटरमाइनिंग ए कंट्री मिलिट्री पावर, ठीक है। मिलिट्री पावर कैसे पता चलेगा, कितना उसमें खर्च कर रही है, उससे पता चलेगा ना कि भाई उसका मिलिट्री पावर कैसा है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट मेंटेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस बजट, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस बजट यूनाइटेड स्टेट मेंटेन करता है, ठीक है। इनेबल इट इन्वेस्ट हैवली इन मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो रसिया विथ सिग्निफिकेंट मिलिट्री हिस्ट्री पोजेस एडवांस वेपनरी एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। देखो ये रसिया में के पास क्या है, एडवांस वेपन है, और फिर क्या है इसके पास स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, मतलब उसको अच्छे से उस तरीके से स्ट्रेटेजी है उसके पास मिलिट्री का, और उसको कैप मतलब स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है, मतलब कि वहाँ के सोल्जर में ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चाइना हैज़ बिन मॉडर्नाइजिंग इट्स मिलिट्री, चाइना अपने क्या कर रहा है, कर चुका है मिलिट्री को
क्या कर रहा है, मतलब मॉडर्नाइज कर चुका है, इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट। देखो अभी हर कंट्री क्या कर रहा है, जिसको अभी देखो हम लोग को इंडिया को नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि कुछ सालों में इंडिया को भी ऐड कर देंगे इसमें, है ना, क्योंकि क्योंकि मेजर पावर इंडिया बन जाएगा, है ना। और फिर क्या है कि अभी हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चाइना हैज़ मॉडर्नाइजिंग इट्स मिलिट्री, इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड एडवांसिंग इट्स नेवल कैपेबिलिटी, ठीक है। नेवल कैपेबिलिटी क्यों करना चाह रहा है ना, क्योंकि देखो अगर आप लोग मैप को अगर दिमाग में लाओ तो सोचो कि एक क्या है, इंडिया है, म्यांमार है, फिर ऊपर आपका क्या हो गया, चाइना हो गया। देखो चारों इधर साइड से क्या है ना, पूरा ये है इंडियन सी, ठीक है। अंडमान सी है इधर, सॉरी इंडियन ओशियन है, ठीक है, अंडमान सी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो वो उसका अगर नेवल कैपेबिलिटी अगर स्ट्रांग रहेगा तो वो उस पर क्या कर सकता है, हावी हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, लाइन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट। देखो हर एक कंट्री है ना, तो उसका एक कंट्री के जितने बगल में जो ओशियन होते हैं, वाटर होते हैं, तो पूरा ओशियन पे उसका कब्जा नहीं होता है, ठीक है, कुछ किलोमीटर्स तक होता है, ठीक है, जिसको कुछ लाइन ऑफ ये कुछ बोलते हैं, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान के चलो चाइना चाहता है कि वो पूरा बहुत दूर तक कब्जा कर ले, ठीक है, तो मतलब सिंपल है कि हर एक कंट्री चाहेगा कि अपना नेवल कैपेबिलिटी को अगर अगर वो ऐसे जगह है जहाँ पे वो लैंड लॉक्ड नहीं है, वाटर लॉक्ड है, मतलब पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा कि मेरा नेवल कैपेबिलिटी भी अच्छा हो, ठीक है, तो वही चाइना भी चाहता है। अब देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखो द गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है, द efficiency and stability of a country's government impact its ability to make and implement policies. Political institution, the strength and effectiveness of a political institution contribute to the country's overall stability। देखो समझो बात को, अगर एक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज अगर बदलते रहते हैं, ठीक है, तो इसका भी नुकसान है, ठीक है। अपोजिशन पार्टी होने चाहिए, लेकिन इसका भी नुकसान होता है, क्यों, क्योंकि मान के चलो एक पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी के साथ कंट्रीज के साथ अगर उसका अच्छा संबंध है, ठीक है, तो ऐसा होता है, इट्स अ फैक्ट, ठीक है, उसका अच्छा संबंध है, हो सकता है कि दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज अगर आए तो वो उसके साथ अच्छा संबंध नहीं बना पाए, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ। अब इसको हल्का पॉजिटिव वे में देखते हैं, ठीक है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक वजह से, नरेंद्र मोदी का क्या हो, क्या है कि फर्स्ट टर्म में रहा उन्होंने फर्स्ट टर्म रहे हैं वो, उसके बाद सेकंड टर्म में देखो अभी आप कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटीज, G20 एंड डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये सब कब होता है, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। The stability of political institution is a strength for United States, which is a long-standing democratic tradition. Russia's political system, while different, is characterized by a strong central control. उसका central control बहुत strong है, ठीक है, रसिया का। United Kingdom with a constitutional monarchy and democratic governments exemplifies political stability। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इस वजह से वहाँ क्या है, इसका जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है वो मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए एक नेशन में, ये चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, देख लो, ठीक है। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, इनोवेशन कैपेसिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, कंट्री पावरफुल माना जाता है जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करें। द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया लगता है मुझे, सेम पॉइंट आ गया है ना, रसियाज पॉलिटिकल सिस्टम, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन कैपेसिटी में इसको क्या करना, ऐड करना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ, मैं क्या करूँगा, इसको एडिट करके क्या करूँगा, इसको हम कर दूँगा, रुको मैं पॉज करता हूँ, ठीक है, इसको एडिट करके ही मैं आपको दिखा, चलो ठीक है। आप लोग क्या करो, सीधा नोट कर लो, ठीक है, इसको चेंज करने में टाइम हो जाएगा, ठीक है, वीडियो बना आप पहुँचने में आपके पास टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कैपेसिटी में क्या करना, इन्वेस्ट करना। तो यूएस इज ए ग्लोबल लीडर, क्या लिखा हुआ है सॉरी, आप लोग नोट कर लो, क्या है हमारा, द यूएस इज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ड्रिवन बाय substantial investment in R&D,
ठीक है। सेकंड पॉइंट है चाइना हैज़ मेड सिग्निफिकेंट strides strides in technology and innovations, becoming a major power in industries like telecommunications and artificial intelligence। ठीक है, देखो समझो बात को, अभी टेक्नोलॉजी में अगर जो अभी पावरफुल है ना, तो वो क्या है कि वो पावरफुल कंट्री उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड डिफरेंट फैक्टर्स भी मेजर मैटर करते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे यूएसए क्या है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में, क्या है कि ग्लोबल लीडर है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब देखो चाइना क्या है, चाइना का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में मतलब कि देखो हर एक चीज़ देखोगे ना आप लोग, छोटा छोटा चीज़ अगर नॉर्मली तो देखोगे कि मेड इन चाइना है। ठीक है, कुछ भी देखोगे मेड इन चाइना। ठीक है, मतलब कुछ भी कोई पार्ट्स देखोगे तो मेड इन चाइना है। ठीक है, तो ये क्या है टेलीकम्युनिकेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको समझ में आ रहा होगा, एआई, है ना। डिफरेंट डिफरेंट एआई, चैट जीपीटी जो जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका इसमें इस टॉपिक में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट है सॉफ्ट पावर्स। ठीक है, सॉफ्ट पावर्स को समझाने के लिए क्या है कि देखो सॉफ्ट पावर का कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा होता है, ये मैंने आपको पहले समझा दिया। यहाँ पर आपको जो एग्जांपल्स है मेजर पावर्स का उसको समझो। द यूएस विल्ड सिग्निफिकेंट सॉफ्ट पावर्स थ्रू इट्स ग्लोबल कल्चरल इन्फ्लुएंस। ठीक है, कल्चरल इन्फ्लुएंस, एक बात बताओ कि इंडिया में जो ये वेस्टर्न कल्चर्स आया है वो कैसे आया है। लोग मान के चलो, लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लुक में रहते हैं, वो कैसे आया है। ठीक है, वो आया है हमारा किससे आया है, वो कल्चरल इन्फ्लुएंस से आया, यूएस बोल सकते हैं। जैसे कि हॉलीवुड हो गया, म्यूज़िक हो गया, डिफरेंट म्यूज़िक में डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स आप लोग सुनते हो। ठीक है, जैसे कि कोई डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिनल तो सुनने ही है, लेकिन क्या है कि उनका कुछ फेवरेट होता है, जैसे कि हाँ नहीं चलो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ है तो वहाँ के क्या उन लोग सॉन्ग सुनते हैं। ठीक है, तो वो कल्चरल इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। ठीक है, चलो देखो, रसिया लिवरेज हिस्टोरिकल एंड cultural ties in its democratic strategies and its literature and arts continue to have global impact। देखो रसिया का क्या है, सिंपल बात है, रसिया का हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज इन इट्स डिप्लोमेटिक, मतलब कि अगर मान के चलो हिस्ट्री में किसी ने अगर अच्छा रिलेशन किससे किससे बना के रखा हुआ है, ठीक है, अपना प्रभाव छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका इन्फ्लुएंस रहेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ कल्चरल इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिख रहा है। यूके का सॉफ्ट पावर इज मैनिफेस्ट थ्रू इट्स लैंग्वेज इंग्लिश एंड कल्चरल एक्सपोर्ट एंड हिस्टोरिकल टाइज का यूके का बात कर रहे हैं। अब देखो बात की करो इसमें सिर्फ ना इंग्लिश का बात करो। ठीक है, तो अगर इंग्लिश का हम बात करते हैं तो बताओ कि अभी आप लोग किस लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हो ना। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज जो डिफरेंट लैंग्वेज ये हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ यूके का ही ना, यूके का सॉफ्ट पावर यहाँ रोल हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ होगी, कल्चरल एक्सपोर्ट हुआ है इसके कारण, हिस्टोरिकल टाइज। एक्चुअल देखो, अब देखो रिसोर्स इंडोमेंट क्या है, सिंपल बात है कि जिस कंट्रीज में जैसा रिसोर्स, अब देखो सऊदी अरब में क्या पाया जाता है, आलू नहीं, क्या पाया जाता है, मतलब क्या वहाँ पे ज़्यादा क्यों फेमस है, पेट्रोलियम के लिए, है ना। तो पेट्रोलियम के लिए वो फेमस है, इससे मेजर पावर में उसको नहीं डाल रहे हैं, बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया वहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना, और ह्यूमन रिसोर्सेस है, तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो पावरफुल कंट्री है कि नहीं है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि आपको समझ में आ गया हो कि वहाँ पे कितने नेचर में क्या रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब होता है स्किल, एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, वर्क फोर्स क्या है कंट्री का, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं ह्यूमंस। ठीक है, तो वो चीज़ होता है ह्यूमन कैपेबिलिटी। अब देखो यूएस बिल्ड सिग्निफिकेंट सॉफ्ट पावर्स, फिर से मिस्टेक हो गया, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, रसिया एज अ रिसोर्स rich nation, particularly in energy, has a strong economic base. And second point है China's vast population provides a large labor force, contributing to its economic strength। देखो रसिया के पास रिसोर्स रिच है वो,
ठीक है, एनर्जी के फील्ड में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस बन रहा उसका उससे। और फिर क्या है, चाइना क्या है, चाइना का जो वास्ट पॉपुलेशन है ना वो लार्ज लेबर फोर्स देता है, ठीक है। मतलब जैसे कि पॉपुलेशन तो है, उसके साथ क्या है वहाँ वो उसको यूटिलाइज कर रहा है एज अ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये पॉइंट्स को आपको नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट्स को नहीं लिखना, मैंने अभी बता दिया आप लोग को, ठीक है। ध्यान देना, मैंने आपको जो समझाया है बस वही चीज़ आपको लिखना है। चल देखो, जियोपॉलिटिकल पोजीशन मतलब क्या होता है ना कि किसी कंट्री का पृथ्वी पे कौन से ऐसा मतलब होता है ना सिग्निफिकेंट पोजीशन, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। द यूएस बेनिफिट्स, देखो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड एक्सेस टू सी एंड ट्रेड रूट्स। अगर किसी कंट्री का एक्सेस नहीं रहेगा सी रूट और ट्रेड रूट में, ठीक है, तो वो कंट्री क्या होगा, वो कंट्री अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएगी तो पावरफुल कहाँ से बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि यूएस बेनिफिट्स फ्रॉम अ जियोग्राफिकल एडवांस एडवांटेज पोजीशंस फ्लैंक्ड बाय टू ओशियन इनहेंसिंग इट्स सिक्योरिटी। अगर आप लोग ध्यान से देखो यूएस को, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट को, तो वो किस दो ओशियन के बीच में है, ठीक है। तो एक आपका हो गया आपका क्या अटलांटिक ओशियन एंड डिफरेंट साइड आपका पैसिफिक ओशियन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है तो उसको वो एक अच्छा ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है, सी रूट। देखो रसियाज वास्ट लैंड मास स्पेन्स यूरोप एंड एशिया गिविंग इट ए की जियोग्राफिकल पॉलिटिकल पोजीशन, ठीक है। रसिया का अगर आप देखो तो उसका एक्सेस क्या है, सिंपल है कि एशिया का भी एक्सेस है और उधर यूरोप का भी एक्सेस है, ठीक है। तो वो लैंड रूट से क्या करेगा, अच्छा खासा क्या बोल सकते हो उसको ट्रेड करेगा। यूके हिस्टोरिकली ए ग्लोबल मेरीटाइम पावर हैज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट्स आइलैंड ज्योग्राफी। यूके के पास क्या है, उसका आइलैंड ज्योग्राफी है, तो उसका वो भी क्या है कि देखो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हुआ ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गया था। अब देखो सोशल फैक्टर्स, देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इतने सारे पॉइंट्स हैं तो आपको सारे पॉइंट्स को आप लोग को नहीं लिख देना है, ठीक है। इतना सारा पॉइंट लिखते लिखते आपका तो पेज ही भर जाएगा, ठीक है। कितना अधिक से अधिक 6 पेज लिखोगे, 6 पेज से ज़्यादा थोड़ी लिखोगे, है ना। अब देखो यहाँ पे सोशल फैक्टर्स क्या है, पॉपुलेशन साइज एंड डेमोग्राफिक एंड सोशल कोहेशन, ठीक है। इंटरनल स्टेबिलिटी कैसा है, सोशल कोहेशन कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज का ओवरऑल स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे कि आप देखो जिस कंट्रीज में स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है, नेशनल इंटीग्रिटी बना हुआ रहेगा, ठीक है, तो वो कंट्री क्या होगा, डेवलप्ड होगा ज़्यादा, ठीक है। यही तो कारण है यूसीसी लाने का, कि नेशनल इंटीग्रिटी बना रहे, किसी को ज़्यादा पावर नहीं दिया जाए, है ना। चल देखो, चाइनाज इनॉर्मस population provides both opportunity and challenges with a large labor force and consumer market। large labor force भी और consumer market भी है, उसको ज़्यादा खिलाना भी है और ज़्यादा बनाना भी है, ऐसा बोल सकते हैं। जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा खाना भी बनाना होगा। देखो ये ऐसे बोल रहे हैं कि मान के चलो 10 लोग हैं, नहीं 100 लोग हैं, 100 लोग खाना भी बनाएंगे और 100 लोग खाएंगे भी, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो ये चीज़ यहाँ पे सूट करता है। चल देखो, यूएस बेनिफिट्स फ्रॉम अ डाइवर्स एंड डायनेमिक पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स इकोनॉमिक एंड कल्चरल वाइब्रेंसी, ठीक है। देखो यूएस के पास क्या है कि डाइवर्स पॉपुलेशन है ना, डायनेमिक पॉपुलेशन है, जो कि इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब सिंपल है, यहाँ ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट पहले भी हमने पढ़ चुका है, जो हमने देखा था ह्यूमन रिसोर्सेस ना, वही चीज़ है यहाँ पर। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अगर कैसा है वहाँ का कोई कंट्री का, ठीक है, नंबर ऑफ हाईवेज, ठीक है, एयरपोर्ट्स एंड ट्रेन्स रेलवेज, है ना, तो ये सब चीज़ कैसा है तो उस पर डिपेंड करता है ना भाई, उसी को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कैसा है उसका, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट हाईवेज बन रहे हैं ना, तो वो किस लिए बन रहा है, वो बन रहा है कि ट्रेड को और ज़्यादा फास्ट किया जाए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए एक हाईवे से, ठीक है, ताकि क्या हो, डेवलप हो पूरा कंट्री, ठीक है। द यूएस हैज़ हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएस के पास हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है सपोर्टिंग इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी। चाइना हैज़ इन्वेस्टेड heavily in infrastructure developed including high speed rail and modern ports, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है।
द इंटरप्ले ऑफ दिस फैक्टर इज कॉम्प्लेक्स। इंटरप्ले का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि कोई एक फैक्टर रोल प्ले करेगा, सारे फैक्टर को मिला के हम एक बनाएंगे कि ये मेजर पावर है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। एडिशनली सॉफ्ट पावर विच इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन इज इंक्रीजली रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ए नेशंस ग्लोबल स्टैंडिंग, ठीक है। देखो क्रिटिकल, जैसे कि देखो समझो बात को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर समझें तो क्या है कि मान के चलो इंडिया इंडिया का बात करें, हॉलीवुड का बात करें, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना कि अदर नेशंस पे क्या बोल सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना ही नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप लोग समझो कि अदर नेशन में क्या होगा कि उसका कल्चर धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखो कंक्लूजन है, ठीक है। कंक्लूजन को आप लोग देख लो, खत्म हो गया ये वाला टॉपिक, है ना। तो हमने 3 क्वेश्चन को देख लिया है, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो शिक्षक और में आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। और फिर क्या है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब क्या है कि सारे पीडीएफ का लिंक मैं एक बार सारे पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ चले जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, ठीक है, जो पेज है इंस्टाग्राम का, ठीक है, शिक्षा कॉर्नर का, वहाँ पर भी आप लोग हमें सपोर्ट करें, फॉलो करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं मेनली कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। और फीडबैक दें वीडियो के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।